सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। टॉप सोर्सेज के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय इंडियन नेवी के लिए नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने की योजना का फिर से मूल्यांकन करेगी और सोर्सेज का कहना है कि इस कंपटीशन में स्टेट ऑन एरोस्पेस कंपनी HAL को भी भाग लेने का मौका मिल सकता है। ये करीब 21,000 करोड़ रुपए की योजना है जिसके तहत किसी फॉरेन वेंडर के पार्टनरशिप के साथ नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन काफी लंबे समय से इस योजना पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब सोर्सेज का कहना है कि इसके तकनीकी मूल्यांकन का अगला कदम जल्द ही लिया जा सकता है और साथ ही भारतीय रक्षा मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रही है कि अगर इस योजना के तहत कम संख्या में हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया जाता है तो इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कॉस्ट वायबिलिटी पर कितना असर पड़ेगा। और बाकी अगर HAL को इस कंपटीशन में मौका दिया जाता है तो कंपनी अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के नेवल वेरिएंट को पेश करेगी जो कि फोल्डिंग रोटर ब्लेड और टेल ऑप्शन के साथ भी आता है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रोटोटाइप तैयार नहीं हुआ है। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि इस महामारी ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को काफी हद तक प्रभावित किया है, क्योंकि इस दौरान रेल और रोड नेटवर्क काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिसके चलते जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। और साथ ही सोर्सेज का ये भी कहना है कि वर्तमान समय में सारे स्वदेशी स्पेयर पार्ट्स को प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है। और जबकि HAL के पास जो स्टॉक मौजूद था उन्होंने वो स्पेयर्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि स्पेयर्स के प्रमुख सप्लायर्स में वेस्टर्न और रशियन ओरिजिन के शामिल हैं, जो कि वर्तमान समय में लॉकडाउन की स्थिति में है, जिसकी वजह से स्पेयर्स की सप्लाई में देरी हो रही है और अधिकतर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी सप्लाईज को पोस्टपोन भी कर दिया है। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि 5 मई को ईस्टर्न लद्दाख में LAC के पास पैंगोंग सू लेक में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को देखा गया था और फिर जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर्स की भी LAC के पास उड़ान भरने की खबर सामने आई थी। लेकिन अभी हाल ही में इसी के रिगार्डिंग द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के कुछ सोर्सेज का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है कि इस घटना के दौरान दोनों देशों में से किसी ने भी एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया था। और साथ ही सोर्सेज का ये भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर्स को उनकी रूटीन फ्लाइंग के तहत उड़ाया गया था, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई फाइटर्स ने चाइनीज हेलीकॉप्टर्स को LAC के पास देखे जाने के जवाब में उड़ान नहीं भरी थी, वो केवल एक रूटीन फ्लाइंग का हिस्सा था। और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि पिछले सप्ताह में भारत और चाइना के बीच 2 घटनाएं देखने को मिली है। एक हुई थी 5 मई को पैंगोंग सू के पास और दूसरी हुई थी 9 मई को नाकुला के पास, और दोनों ही मामलों को स्थानीय स्तर की बातचीत से सुलझा लिया गया था। लेकिन एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट वाली घटना से पहले इंडियन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जिसमें आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर सवार थे, उनका हेलीकॉप्टर तो चाइनीज मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के काफी करीब आ गया था और इस दौरान चाइनीज हेलीकॉप्टर पर सवार उनके ट्रूप्स ने काफी आक्रामक इशारे भी किए थे। हालांकि इन दोनों घटनाओं को उसी समय सुलझा लिया गया था, पर अभी हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है और अभी भी लद्दाख सेक्टर में LAC पर भारत और चाइना के बीच तनाव जारी है और दोनों ही देशों के ट्रूप्स अलर्ट पर हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि चाइनीज आर्मी ने गलवान रिवर के बेहद ही करीब अपने टेंट्स को स्थापित किया है और डेमचोक एरिया में कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया है। और जो गलवान रिवर वाला एरिया है ये वो जगह है जिसने 1962 में चाइना के एग्रेशन को भी देखा है। और जबकि सोर्सेज के मुताबिक मौजूदा समय का टकराव पेट्रोल पॉइंट 14 पर हुआ था, जिसके बाद उचित कदम उठाए गए हैं क्योंकि ये स्थान दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड के काफी करीब है, जो कि यहाँ पे तैनात इंडियन सोल्जर्स की लाइफलाइन है। और फिलहाल अभी लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसी रिपोर्ट से कि डेमचोक एरिया में निर्माण कार्य के लिए करीब 1000 से भी अधिक भारी वाहन यहाँ पे लाए गए हैं। हालांकि इंडियन आर्मी ने इस गलवान एरिया वाले टकराव पर किसी भी तरह का कमेंट नहीं किया है। बाकी भारत और चाइना के बीच बढ़ते हुए तनाव को देख बुधवार को चाइना की तरफ से कहा गया है कि उनके ट्रूप्स LAC के पास केवल नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहे थे और इस मामले को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए चाइना ने भारत को इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए कहा है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। जब चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से कुछ करा गया होगा तभी उसी के बाद इंडियन आर्मी ने अपनी जवाबी कार्रवाई करी होगी।
आज सुबह बुधवार को कश्मीर के बदगांव जिले में सीआरपीएफ पर्सनल द्वारा एक प्राइवेट व्हीकल पर ओपन फायर किया गया था, क्योंकि वो व्हीकल लगातार 2 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को तोड़ के आगे बढ़ रहा था और इसी फायरिंग में उस प्राइवेट व्हीकल में सवार एक सिविलियन की जान गई है। और सीआरपीएफ ऑफिसर्स के मुताबिक गोली उस सिविलियन के कंधे में मारी गई थी। फिर बाद में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बाकी इस मामले पर अभी और डिटेल्स आनी बाकी है। और बाकी इसके अलावा आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको एक गिलगिट बल्तिस्तान लद्दाख यूनियन टेरिटरी इंडिया के नाम से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन आज बुधवार को गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि ये जो गिलगिट बल्तिस्तान नाम से ट्विटर हैंडल बनाया गया है, ये भारत सरकार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है, ये एक फेक अकाउंट है। और इस फेक ट्विटर हैंडल में अभी तक 31,000 फॉलोवर भी हो चुके हैं। और गृह मंत्रालय के मुताबिक ये कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है और इस पर जो भी जानकारी जारी की जाएगी वो ऑथेंटिक नहीं होगी। अभी हाल ही में रशिया ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 9M83M सरफेस टू एयर मिसाइल को एक सिमुलेटेड टारगेट के खिलाफ उसकी मैक्सिमम 400 किलोमीटर की रेंज पर टेस्ट किया है। और कई सारे डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि S-400 की इस 9M83M इंटरसेप्टर मिसाइल का ऐसा पहला टेक्निकल वेरिफिकेशन है जिसमें इसकी मैक्सिमम 400 किलोमीटर की रेंज को टेस्ट किया गया है। और उन्होंने इसे भारत के लिए फायदेमंद बताया है, क्योंकि भारत जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद रहा है उसके साथ ये मिसाइल भी आएगी। और इसके अलावा जो अभी हाल ही में चाइना ने अपने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था, वो कंट्रोल लूज करने के बाद सोमवार को वापस धरती पर गिर गया है। और स्पेस फ्लाइट नाउ की तरफ से रिपोर्ट जारी करके कहा गया है कि चाइना के इस रॉकेट से जो स्पेस जंक बना है वो पिछले दशकों में पृथ्वी की तरफ गिरने वाला अभी तक का सबसे बड़ा स्पेस जंक है। बता दें कि इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को 5 मई को लॉन्च किया गया था, जो कि चाइना की इस योजना का हिस्सा है जिस पर चाइना अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस पर लैंड कराने की कोशिश में है। लेकिन कंट्रोल लूज करने के बाद ये चाइनीज रॉकेट अटलांटिक ओशन के ऊपर गिरा है और पिछले 30 वर्षों में स्पेस जंक के तौर पर गिरने वाला यह अभी तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। आप में से लगभग हर किसी ने कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच जरूर सुनी होगी, जिसमें जहां उन्होंने एक तरफ 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर बन के इस महामारी को एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। और जिसके साथ उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्वदेशीकरण को अपनाने की बात कही। और हम जितने ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे, हम उतने ही इस महामारी से उपजे अभूतपूर्व संकट से निर्णायक तरीके से लड़ सकेंगे। और इसी आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण को ध्यान में रखते हुए आज बुधवार को गृह मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है कि 1 जून से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि CAPF की कैंटीन्स में केवल स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए प्रोडक्ट्स को ही सेल किया जाएगा। और उनका कहना था कि 10 लाख CAPF पर्सनल्स की करीब 50 लाख फैमिली मेंबर्स अब केवल स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि इंडियन आर्म फोर्सेस में भी आत्मनिर्भर बनने और इम्पोर्ट को कट करने की बात करी जा रही है, तो ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कुछ सोर्सेज का कहना है कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नेसेम टू सिस्टम की डील को कैंसिल या फिर आगे के लिए पोस्टपोन भी किया जा सकता है। और जबकि इसी साल की शुरुआत में US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भारत के लिए इस नेसेम टू सिस्टम को सेल करने की मंजूरी दी गई थी। और अगर वाकई में भारत इस नेसेम टू सिस्टम की डील को अब कैंसिल करता है या फिर आगे के लिए पोस्टपोन करता है, तो ये भारत की रिसर्च एजेंसी DRDO के लिए एक अच्छा अवसर बन सकता है, जिसमें वे इसके बदले अपने खुद के एडवांस सिस्टम को पेश करके ये डील हासिल कर सकते हैं। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि भारत के दूसरे सफल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट का कोड नेम क्या था, और इसका सही जवाब है ऑपरेशन शक्ति 98। और इस पूरे ऑपरेशन को पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।